कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाती हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बांका में मदरसे में कल बम विस्फोट मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय में इस मामले में एफएसएल की विशेष टीम को भेजा है। साथ ही बम विस्फोट के जो विशेषज्ञ हैं, विशिष्ट इकाई के विशेष लोगों को भेजा गया है। जांच शुरू हो गई है। पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट कर लिया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय का कहना है कि जांच स्तरीय होगी और जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। अभी तक जो पूरी जांच है वो इस दिशा में है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, क्या बम विस्फोट था या कुछ किस तरह का विस्फोट था, इस पर जांच चली। एफएसएल की टीम है, वहां विशिष्ट इकाई की टीम है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। एडीजी मुख्यालय ने कशिश न्यूज से बातचीत में बताया कि कल जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद लोगों ने बताया कि कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 व्हीलर से एक व्यक्ति के शव को गांव के बाहर कुछ लोग छोड़ के भाग गए। उसके बाद उसकी पहचान वहां के इमाम के रूप में हुई, जो झारखंड का रहने वाला है। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया गया है। उसके बाद जांच के दायरे को बढ़ाया गया। एसपी खुद कैंप कर रहे हैं, एफएसएल की टीम कैंप कर रही है। एफएसएल की टीम ने वहां से कई महत्वपूर्ण नमूने लिए हैं और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। बांका थाना अंतर्गत नवटोलिया में एक मस्जिद से लगे हुए मदरसा में एक विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें उस समय तो कोई किसी के घायल आदि होने की जानकारी नहीं थी। पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची और साथ ही इस पे एफएसएल की विशेषज्ञ टीम भी वहां पर जो है पहुंची है और हमारा जो है अनुसंधान इसमें चल रहा है। बाद में जो है ये जानकारी आई कि उसमें एक कार्य करने वाले एक इमाम जो देवघर जिला के रहने वाले थे, वो शायद उनको चोट आदि आई है और उनका इलाज कहीं किया जा रहा है। उसको लोकेट किया गया तो फिर अज्ञात लोगों द्वारा करीब घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर एक खाट में उनकी शव को जो है छोड़ा गया। वो महिला है, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। विशिष्ट इकाई की भी टीम है, उसने पूरे इलाके से कह सकते कि लोगों से पूछताछ की है और वहाँ टीम अभी मौजूद है। अभी पूरी तरह से 3 दिनों तक जांच होगी। उसके बाद एफएसएल की टीम की जांच रिपोर्ट और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो विशिष्ट इकाई की टीम की जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जाँच शुरू हो गई है और जाँच का दायरा बढ़ाया गया है, तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कई लोग जद में आएंगे। खास करके इस तरह की भी सूचनाएं हैं कि कई लोग जो घायल हुए थे उनका कहीं स्थानीय निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस वहां भी छापेमारी कर रही है, हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। सवाल सीधा है कि आखिर विस्फोट हुआ तो कैसे हुआ? क्या ये अरावल था? क्या दो गुटों के बीच कुछ विवाद का मामला था या निश्चित तौर पर कोई बड़ी चीज थी? जांच हर बिंदु पर जारी है। फिलहाल देखना होगा, इंतजार करना होगा एफएसएल की टीम का, इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, इंतजार करना होगा विशिष्ट इकाई के रिपोर्ट का। उसके बाद ही पुलिस मुख्यालय का कहना है कि कुछ कहा जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इस घटना ने कहीं न कहीं प्रशासनिक हल्के में हड़कंप तो मचा ही दिया है। अपने सहयोगी सुनील के साथ मरगोवाला, कशिश न्यूज, पटना। भगवान बुद्ध की धरती की ज्ञान भूमि पर जो असहाय परिवार के लोग थे, भीख मांगकर 2 वक्त की रोटी के लिए जो भोजन करते थे, उनके लिए जिला प्रशासन की तरफ से और जो राज्य सरकार की गाइडलाइन थी उसे लागू करवाने के लिए गया के सदर एसडीओ के द्वारा अहम कदम उठाया गया है। बोधगया और गया जिला के विभिन्न सदर क्षेत्रों में भीख मांगने वाले लोगों को राशन बनवाया जा रहा है, उनके आधार कार्ड बनवाई जा रही है, उनको एक पहचान दिया जा रहा है। कि जबकि हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे तमाम जो लोग राशन कार्ड लेने के लिए आए, इसमें अधिकतर जो है विकलांग लोग हैं और विकलांग परिवार से हैं और ये असहाय परिवार से हैं। कि इन लोगों के पास बहुत जानकारी भी नहीं है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो इन्हीं लोगों के लिए है, गरीब तबकों के लिए है, जो एकदम गरीबों में गरीब हैं उनके लिए है, उन्हीं के लाभ के लिए है। लेकिन संज्ञा इनको जानकारी भी नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है उसकी भी जानकारी नहीं है, क्या क्या प्रोसेस है उसकी भी जानकारी नहीं है। तो हमको ये लगा कि सरकार को और प्रशासन को ही इन लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, तभी इन लोगों को रियल बेनिफिट मिल सकता है, जिसके लिए सरकार के द्वारा योजना बनाई।
तो उसी प्रयास के तहत मीटिंग रखे, फिर इन लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए कैंप यहाँ पे बनवाया गया, कैंप लगवाया गया, और कैंप लगवाने के बाद फिर आधार कार्ड बनवा के, और अभी कुछ आधार कार्ड अभी बन भी रहा है, और कुछ बन तो इन लोगों को राशन कार्ड बना करके दिया है। ज्ञान में आता है, अधिकारियों को नज़र में आता है तो उस पर सुरखोज होती है, कार्रवाई होती है। लेकिन गांव में आज भी यह देखी जा रही है कि लोग वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, और वीडियो वायरल अलग अलग पंचायत और के लोग जो हैं, जो लाभुक होते हैं उनको दोबारा किया जाता है। लेकिन जो भी मार्केटिंग पदाधिकारी शायद सदर क्षेत्र में है या बोध या प्रखंड की जब हम बात करें, उनके द्वारा जांच तो की जाती है, लेकिन उनको किसी भी तरह का कोई कमियां नज़र नहीं आती है, और उन्हें उस डीलर के खिलाफ जो शिकायतें होती है वो सही पाया जाता है। जबकि लाभुकों के द्वारा अनगिनत ऐसे लाभुक हैं कि पीडीएस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग करते हैं, बातें तो रखते हैं, लेकिन जब सरकारी अधिकारी सिस्टम के लोग जांच करने के लिए पहुंचते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है। उस पर भी सवाल लाभुकों के द्वारा उठाया जाता है। लेकिन जो आप प्रयास जो की जा रही है, तमाम लाभुकों को, असहाय परिवार को राशन कार्ड तो दिया गया है, लेकिन उन्हें अंत्योदय कितना दिनों में, कितना महीने में मिलेंगे, इसके लिए भी हमें सोचना होगा, समझना होगा। लेकिन सरकार का ये जो वर्तमान एसडीओ जिनका जो पहल है, यह एक बनवाता को मनाता की जो जोड़ है, एक कड़ी है, उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे आम जनता में एक बेहतर संदेश जा रही है। मैं गया बोधगया से राजेश कुमार। कहते हैं बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, और अक्सर बिहार के बारे में कहा जाता है कि प्रतिभा की ये जंगी है। हम अपने दर्शकों को आज एक ऐसी मुस्लिम शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। राजिया सुल्ताना इनका नाम है, और बिहार की पहली मुस्लिम महिला है जो बिहार लोक सेवा आयोग से सीधे डीएसपी बनी है। हम बात करेंगे उनके पढ़ाई लिखाई पर, बात करेंगे उनके मिशन पर, हम बात करेंगे प्रायोरिटी क्या होगी, हम बात करेंगे कि किस तरीके से इतनी बड़ी सफलता आपने पाई और कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। हमारे साथ इस समय मौजूद है राजिया। सबसे पहले कोशिश की तरफ से आपको धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? पढ़ाई लिखाई मेरी बोकारो से हुई है। क्या पूरी बात बताइए। बोकारो से मैंने स्कूलिंग की है, उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की जोधपुर से, राजस्थान से। उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में मैं काम कर रही हूँ एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फैमिली का प्रोफाइल क्या था आपके? मेरे फादर सेल बोकारो में थे, और तो इसीलिए हमारा वहीं रहना हुआ। हम लोग बेसिकली गोपालगंज से हैं, गोपालगंज से, हथुआ से। तो अभी तो मैं यहाँ पे पटना में रह रही हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। हाँ, आप इलेक्ट्रिसिटी में जॉब करते हैं। जी। पढ़ाई लिखाई के बाद आप मिशन माने क्या सोचा, कब आपने बीपीएससी के बारे में सोचा, और किस तरीके से उसको पूरी की पूरी पढ़ाई आपने स्टार्ट की? अटेम्प्ट क्या था? 2018 में इसका फॉर्म आया था, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फॉर्म आने के बाद फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं भी फॉर्म भर सकती हूँ। मैं देख रही थी और भी लोग जो तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इसके लिए। तो मैंने फॉर्म भरा, फिर वहाँ से 2018 से मैं तैयारी शुरू की, और जो भी प्रोसेस था 3 साल का ये कंप्लीट हुआ। अभी 21 में रिजल्ट आया। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? जी, पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, आप जब पीटी आपने पास किया, उसका मेंस पास किया, तो मेंस बहुत अच्छा गया हुआ, या आपको लगा था कि मेंस इस बार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या कुछ इस तरह का कभी झिझक हुआ? जी हाँ, मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेंस में हो जाएगा मेरा। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम लगा वैसे रिज़ल्ट आने में, 1 साल का टाइम लग गया मेंस के बाद। तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी, और कॉन्फिडेंट थी कि रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी धीरे धीरे करनी शुरू कर दी थी। इंटरव्यू के दौरान कोई कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए यादगार हो? हाँ, इंटरव्यू वैसे तो काम करते हुए पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो ऐसे में मतलब मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता था घर पे पढ़ने के लिए। हमारा जो यहाँ पे काम है वो भी इमरजेंसी वर्क है, तो कभी भी आना पड़ जाता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, पर बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया करके। इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जो यादगार हो गई हैं, क्योंकि अब तो आप नॉमिनेट हो गए डीएसपी के दौरान, कुछ ऐसी चीज़ें जो यादगार हैं? हाँ जी, इंटरव्यू में लोगों को जनरली ऐसा लगता है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, कैसे फेस करेंगे इंटरव्यू, या इवन मेंस भी कैसे लिख पाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छा, मतलब अगर आप परसिस्टेंट हो अपने काम के लिए, अगर परसिवियरेंस है अगर किसी के अंदर, तो वो बहुत आसानी से, आसान तो नहीं कहूँगी, तो मेहनत करके
और इस चीज़ को पा सकता है। इंटरव्यू के टाइम पे भी मैंने मूक्स दिए काफ़ी जगह, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वहाँ पे भी उन्होंने सब ने कहा कि हाँ यू कैन डू इट। लोग आने वाले दिनों में बीपीएससी देंगे, उसके लिए एक राजिया सुल्ताना का एक महत्वपूर्ण संदेश कि वो भी सफलता पा सकें। बिल्कुल, सफलता पाने की एकमात्र कुंजी है प्रॉपरली आप समझिए, सिलेबस को समझिए, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर से नहीं पढ़ना, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। जो चीज़ें पढ़नी हैं उन पे कंसंट्रेट कीजिए। आंसर राइटिंग वगैरह मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जो होता है आंसर का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ वगैरह ज़रूर बच्चे पढ़ें कि वो किस तरह से लिखते हैं, तो इससे काफ़ी मदद मिल जाती है। और बस हार्ड वर्क करते चले जाइए और आप सफलता पा लेंगे। हमारे साथ इस समय राजिया सुल्ताना थी। हार्ड वर्क कीजिए और सफलता पाइए, मूल मंत्र यही था। हालांकि निश्चित तौर पर इन्होंने बताया कि काम करने के साथ साथ एक लड़की के लिए बीपीएससी जैसे टफ एग्जाम को पास करना कितना टफ होता है, लेकिन हिम्मत होती है। सिलेबस को चेक करते रहिए, इंटरव्यू में सहज होकर के जाइए। इन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल के साथ साथ जो महिलाओं पर को भी कह सकते हैं कि से जो क्राइम को लेकर के जो खबरें लगातार आती हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम उसको चेक करेंगे। हम अपने स्तर की कोशिश करेंगे कि महिलाएं सहज हों, और क्राइम को लेकर के इनका कहना है कि क्राइम कंट्रोल पर ही प्राथमिकता होगी। राजिया सुल्ताना ने हमसे पूरी डिटेल बातचीत की। उन्होंने अपनी स्कूलिंग के बारे में बताया, फैमिली के बारे में बताया, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे बिहार की कह सकते हैं कि हर कह सकते हैं कि कम्युनिटी, हर धर्म, हर कास्ट के वैसे लड़कियों को एक हिम्मत दे रही हैं, क्योंकि ये बनी हैं और ये संदेश दे रही हैं कि आप भी बढ़िया आगे मेहनत कीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करेंगी, हार्ड वर्क करेंगी, तो निश्चित तौर पर बीपीएससी क्रैक आप कर सकती हैं। हम अपने सहयोगी सुनील के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। झारखंड में अनलॉक 2 का हुआ ऐलान। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 16 जून तक राज्य में जो लॉकडाउन है वह जारी रहेगा, और इसके अंतर्गत कई पाबंदियों पे छूट दी गई है। वहीं कई जिलों में अब भी पाबंदियां जारी हैं। यदि झारखंड की 24 जिलों की बात करें तो एक जिला जो पश्चिमी सिंहभूम है उसे छोड़कर 23 जिलों में अब दुकानें खुलने का समय 4 बजे तक कर दिया गया है। यह पहले 2 बजे तक ही दुकानें खुलती थी। वहीं सरकार ने अब पूरे राज्य में कह सकते हैं जो 23 जिले हैं वहां पे सैलून की खोलने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि जो 9 जिले रांची, देवघर, रामगढ़, बोकारो, जमशेदपुर सहित जो 9 जिले थे जहां पे जूते, कपड़े, ज्वेलरी की दुकान नहीं खुले थे, वहां यथावत अब भी यानी 16 तारीख तक ये सभी दुकानें नहीं खुलेंगी। हालांकि जिस तरह से एक जिले में सिर्फ जमशेदपुर की बात करें, पश्चिमी सिंहभूम की, वहां पे संक्रमण दर अब भी अधिक है। यही वजह है कि वहां पे किसी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। वहीं एक अहम फैसला लिया गया है सरकार की ओर से कि शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी जो जरूरत की सेवाएं हैं वही संचालित होगी शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक। और जो लॉकडाउन की अवधि अब बढ़ा दी गई है उसके अनुसार 16 जून तक जो मिनी लॉकडाउन है वह जारी रहेगा। हालांकि अब जो सिर्फ राहत भरी बात है कि 23 जिलों में जो दुकानें 2 बजे तक खुलती थी उसका समय बढ़ाकर अब 4 बजे तक कर दिया गया है। आगे सरकार 16 तक नजर रखेगी संक्रमितों जो मरीज मिल रहे हैं उसके अनुसार। इस पे आगे 16 के बाद फिर से सरकार बैठक कर फैसला लेगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।